हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अपन ने माइंड के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में देख लिया था। आज अपन नेक्स्ट कंपोनेंट थॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थॉट क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, आइडिया है उनको इंक्लूड किया जाता है। आइडियाज़ को इंक्लूड करके जो अपना जो मेंटल प्रोसेस जो बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थॉट बोलते हैं। ठीक है। ये थॉट के जो लेवल है वो 3 लेवल होते हैं थॉट के। तो फर्स्ट लेवल है फॉर्मेशन लेवल, दूसरा है प्रोग्रेशन लेवल, तीसरा है कंटेंट लेवल। ठीक है। तो फॉर्मेशन लेवल के अंदर अपन बात करते हैं तो यानी कि जो थॉट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें पहले अपन जो आइडिया होता है उसको इमेजिनेशन करने के बाद इसको अपन कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद अपन आइडियाज़ को क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन लेवल। और उसके बाद आता है आपका प्रोग्रेशन लेवल। प्रोग्रेशन लेवल के अंदर क्या होता है कि इन दिस लेवल वन आइडिया आर अटैच्ड विथ नेक्स्ट आइडिया। इसके अंदर क्या होता है कि एक आइडिया है वह दूसरे आइडिया से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसको अपन प्रोग्रेशन लेवल क्या थे थॉट बोलते हैं। ठीक है। तीसरा अपना होता है कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल के अंदर क्या होता है, इन दिस लेवल मैन एक्सपीरियंस आर अटैच विथ आइडियाज़, मोरल और इथिक्स। यानी कि आइडिया के साथ जो मोरल्स, इथिक्स और जो एक्सपीरियंस है वो अटैच्ड होते हैं, उनको अपन कंटेंट लेवल का थॉट कहते हैं। इसका जो एग्जांपल जो होता है वो होता है डेल्यूजन। तो अपन थोड़ा डेल्यूजन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेल्यूजन। तो डेल्यूजन क्या होता है, इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि ये डेल्यूजन है वो किसका डिसऑर्डर है। तो डेल्यूजन जो मोस्ट कॉमनली जो डिसऑर्डर है वो थॉट का डिसऑर्डर है। ठीक है। फिर इसमें आता है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये थॉट के किस लेवल का जो है डिसऑर्डर है। तो ये थॉट के कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके डेल्यूजन से ये बनते हैं। फिर नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन से। तो इसका मतलब होता है इट इज़ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ और परसिस्टेंट और अनसेकेबल आइडिया इज नोन एज डेल्यूजन। इसके अंदर क्या होते हैं, जो बिलीफ्स होते हैं वो फॉल्स होते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं। इसको अपन किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते और वो अनसेकेबल होते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, डेल्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर इसके टाइप्स की बात करें तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी ऑफ, डेल्यूजन ऑफ होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। तो डेल्यूजन ऑफ जो परसिक्यूशन है उससे बहुत ही ये इंपॉर्टेंट डेल्यूजन है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परसिक्यूशन का मतलब होता है शक। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन है उसको शक होता है कि कोई दूसरा है वो मुझे मारना चाहता है। जैसे कि अगर जैसे उसको शक होता है कि जो मेरा पड़ोसी है वो मुझे मारना चाहता है। या फिर एक जो मोस्ट जो एग्जांपल जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सीबीआई किल द, सीबीआई जो है वो मुझे मारना चाहती है। या फिर जैसे किसी को भोजन देने है तो कि ये भोजन में मेरे को जहर दे रखा है, जहर दे रहा है, जहर दे के मारना चाहता है। इस प्रकार के जो डेल्यूजन्स जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है। इसका जो ये मोस्ट कॉमनली किस में दिखाई देते हैं, ये जो सिजोफ्रेनिया उसका जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है उसमें ये मोस्ट कॉमनली दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपने आप को सर्वा समझता है कि मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा किंग हूँ, राजा हूँ। उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेंडियोसिटी के नाम से देखते हैं। ये मोस्ट कॉमनली किस में दिखाई देता है, मेनिया का जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये दिखाई देता है। फिर होता है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। फिर है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। जो डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी है, होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, इसमें क्या होता है, ये सब किस में दिखाई देता है, डिप्रेशन में दिखाई देता है। ठीक है। ये थे डेल्यूजन के बारे में। अपन आगे जब भी डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो ये डेल्यूजन्स है, इनके बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे इनके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट्स आता है इमोशन, मूड और अफेक्ट। ठीक है। ये नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके माइंड का। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इमोशन होती है वो अपनी इनर फीलिंग्स होती है। ठीक है। जो इंडिविजुअल की जो इनर फीलिंग्स होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इमोशन के नाम से जानते हैं। वो इमोशन को अपन एक्सप्रेस करते हैं बाई फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, गेस्चर, पोस्चर, टोन ऑफ स्पीच, इन सब के द्वारा अपन क्या करते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब इमोशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल के अंदर अपने जो आते हैं हार्ट रेट है, बीपी है, एपेटाइट है, स्लीप है, ये सब अपने इंटरनल इमोशंस होते हैं। और जो एक्सटर्नल इमोशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन है, गेस्चर है, पोस्चर है, ये अपने किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, अपने एक्सटर्नल इमोशंस में आते हैं। ठीक है।
फिर नेक्स्ट अपना जो आगे जो है कि इसको अपन किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं इमोशंस को, तो 2 प्रकार से अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अफेक्ट और मूड के द्वारा। जो अफेक्ट होता है अपना वो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म इमोशंस होता है, जो कि किसी भी प्रकार का जो एक मोमेंट होता है उसके दौरान जो अपना इमोशन पर वो होता है प्रकट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अफेक्ट बोलते हैं। इसको अपन अफेक्ट क्या होता है कि शॉर्ट टर्म होता है। और मूड क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इमोशन होता है, वो परवेजिव और सस्टेन इमोशन होता है, ये लगातार चलता रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मूड बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इमोशन बोलते हैं। फिर जैसे कि अपन बात करते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ मूड है वो किस में दिखाई देता है, मेनिया में, और जो सैडनेस ऑफ मूड है वो किस में दिखाई देता है, डिप्रेशन में दिखाई देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट्स है वो है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग होती है, ये आप सभी को पता है। पावर ऑफ रिमेंबरिंग को अपन क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट मेमोरी। ठीक है। तो इमीडिएट की जो होती है वो बिफोर सम सेकेंड और मिनट, यानी कि कुछ सेकेंड और मिनट्स की पहले की जो मेमोरीज होती है उसको अपनी इमीडिएट मेमोरी बोलते हैं। वो रिसेंट मेमोरी की बात करते हैं तो बिफोर सम हावर्स और डेज, कुछ घंटों की और कुछ दिनों की जो मेमोरीज होती है उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, रिसेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। फिर रिमोट मेमोरी आ जाती है। रिमोट मेमोरी के अंदर क्या करते हैं कि वीक्स है, मंथ है, ईयर है, इसके की जो मेमोरीज होती है उसको अपन रिमोट मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि मेमोरी की प्रोसेस क्या होती है। तो मेमोरी की प्रोसेस में क्या करते हैं कि कोई भी स्टिमुलाई है उसको अटेंड करते हैं, फिर उसको अपने को सेव करते हैं माइंड में, और उसके बाद अपन इसको रिकॉल करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के प्रति। तो ये अपनी क्या हो जाती है, मेमोरी कहलाती है। यानी कि किसी प्रकार की स्टिमुलाई को अपन अटेंड करने के बाद इसको सेव करते हैं और फिर इसको बार बार रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो ये किस में बदल जाती है, मेमोरी में चेंज हो जाती है। तो अपन मेमोरी के कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर जो पहला डिसऑर्डर है हाइपर अमनेसिया। हाइपर अमनेसिया का मतलब होता है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का एक्सेसिव रिटेंशन होना क्या कहलाता है, हाइपर अमनेसिया कहलाता है। ये किस में दिखाई देता है, सिजोफ्रेनिया और मेनिया के अंदर ये दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट दूसरा है अमनेसिया। अमनेसिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेमोरी। ठीक है। तो हमने एब्सेंस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं, अमनेसिया बोलते हैं। ये भी टर्म बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। फिर इसकी जो सब टाइप्स है इसमें आता है रिट्रोग्रेड अमनेसिया। रिट्रोग्रेड का अमनेसिया का मतलब होता है कि जो पर्सन है वो किसी प्रकार की ट्रॉमा या सर्जरी या फिर किसी भी प्रकार की जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसके बाद जो अपनी पास्ट की मेमोरी को जो फॉरगेट या भूल जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेड अमनेसिया बोलते हैं। और इस प्रकार की जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो नई मेमोरी क्रिएट करने की जो क्या पावर है, एबिलिटी है, वो क्या रहती है, इंटेक्ट रहती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। उस प्रकार की मेमोरी को अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेड अमनेसिया कहते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है कि इसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ईसीटी के, वो मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है ईसीटी का वो है रिट्रोग्रेड अमनेसिया। ये मोस्ट कॉमनली किस में दिखाई देती है, ये ईसीटी का जो साइड इफ़ेक्ट है उसके रूप में ये दिखाई देता है, रिट्रोग्रेड अमनेसिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है एंट्रोग्रेड अमनेसिया। एंट्रोग्रेड अमनेसिया में क्या होता है कि इसमें पर्सन है वो अपनी जो पावर ऑफ रिटेनिंग न्यू मेमोरी, यानी कि नई मेमोरी को क्रिएट करने की जो पावर है उसको वो क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोग्रेड अमनेसिया। फिर इसमें क्या होता है कि जो पास्ट की मेमोरीज है उनको उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है, वो वैसी की वैसी रहती है, उसको किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है। ये होता है आपका एंट्रोग्रेड अमनेसिया। फिर नेक्स्ट है सर्कमस्क्राइब्ड अमनेसिया। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन है वो किसी एक पीरियड की जो मेमोरी है उसको भूल जाता है। सर्कमस्क्राइब्ड पीरियड है उसकी कोई मेमोरी है उसको वो भूल जाता है, और आगे की और पीछे की दोनों की वो उनको याद रहती है। ये किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से ये दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट है पैराअमनेजिया। पैराअमनेजिया के अंदर क्या होता है कि वो फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, द पर्सन टॉक अबाउट इवेंट विच नेवर हैपन इन हिज लाइफ। यानी कि वो पर्सन क्या करता है कि फॉल्स रिकलेक्शन करता है मेमोरी का, जो इस प्रकार के इवेंट्स को वो शेयर करता है जो उसकी लाइफ में कभी घटित ही नहीं हुआ हो, उस प्रकार की जो मेमोरीज़ का वो क्रिएट करके उसको वो बताना, उसको क्या बोलते हैं, पैराअमनेजिया कहते हैं। ठीक है। फिर कहता है एक टर्म आता है कन्फाबुलेशन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में भी। तो द पर्सन टॉक हिज फॉल्स स्टोरी टू फिल द गैप ब्लैंक स्पेस ऑफ हिज मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है कि जो
मेमोरी के अंदर जो गैप होते हैं उनको वो झूठी कहानियाँ बनकर उसको फिल करने की कोशिश करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्फबुलेशन कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो कंपोनेंट है वो अटेंशन। अटेंशन के अंदर क्या होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी स्टिमुलाई है या कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कंसंट्रेट करना, फोकस करना क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। ठीक है। फिर इसमें आता है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और डिस्ट्रक्शन, यानी कि अटेंशन का डिस्ट्रक्शन हो जाना या फिर उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाना, लैक ऑफ अटेंशन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं। वो अटेंशन का एक डिसऑर्डर है ADHD, जो कि बच्चों में दिखाई देता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसका ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी और हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो किसी भी प्रकार की कोई स्टिमुलाई या वर्क है, काम है, उसको करने में अपनी अटेंशन नहीं दिखाता है और उसको एक जगह एक्टिव होकर उस काम को नहीं कर पाता है। ठीक है। थोड़ा काम किया उसके बाद वो अपनी दूसरी एक्टिविटी में लगा रहता है। इस प्रकार का किसी एक काम के प्रति उसका अटेंशन नहीं बन पाना, उसको क्या बोलते हैं, ADHD बोलते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो CNS स्टिमुलेंट्स होती है, और जो इसका जो एग्जाम्पल है CNS स्टिमुलेंट्स का वो है मिथाइल फेनिडेट। ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ADHD के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी ड्रग्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो बार्बिचूरेट्स और जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं वो इन पेशेंट्स में क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। फिर अपन जैसे कि एक असेसमेंट टेस्ट है अटेंशन को नापने के लिए या याद करने के लिए, तो वो कौन सा टेस्ट है, डिजिट स्पान टेस्ट। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई संख्या होती है उसमें या तो प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, उसके बाद उसका आंसर उस अपन पेशेंट से पूछते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिजिट स्पान टेस्ट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आपका कंपोनेंट्स आता है इंसाइट। इंसाइट के में क्या होता है कि इसको पर्सन को खुद के बारे में मेंटल जो इलनेस है या मेंटल स्टेटस है उसका खुद के बारे में उसका अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, इंसाइट बोलते हैं। स्वयं की मानसिक जो स्तर है, मानसिक कंडीशन है, उसका पता होना क्या कहलाता है, इंसाइट कहलाता है। ये इंसाइट क्या होता है कि जो साइकोसिस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसमें क्या होता है, इंसाइट एब्सेंट होता है, और जो न्यूरोसिस की जो कंडीशंस होती है उसके अंदर इंसाइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं अपन इंसाइट। नेक्स्ट अपना जो आता है जजमेंट। जजमेंट में होता है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर जो डिसीजन लेने की कैपेसिटी होती है पर्सन्स की, उसको अपन क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। ठीक है। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसको अपन क्या बोलते हैं, जजमेंट बोलते हैं। जो इसी पे में भी क्या होता है कि जजमेंट है वो न्यूरोसिस की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, इंटैक्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है जजमेंट। और जो साइकोसिस की जो कंडीशंस होती है उसके अंदर जजमेंट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, वो किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। फिर दो टर्म आती है अपने, पहली है डीजा व्यू, फिर है दूसरी टर्म है जामास व्यू। ठीक है। तो डीजा व्यू के अंदर अपन क्या करते हैं, डीजा व्यू में क्या होता है कि इट इज़ फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी विथ अनफेमिलियर सर्कमस्टांस या सिचुएशन, है कि जो अनफेमिलियर जो सिचुएशंस है उसको वो फेमिलियर की तरह देखना या ट्रीट करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेजा वू। ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे कोई अगर कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति को देख के वो बोलता है कि मैं आपको कहीं देखा हूँ या मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे पहले बॉस थे और थे, लेकिन वो उसको कभी उसने अभी आगे की कभी उसको देखा नहीं था, उसको फर्स्ट टाइम वो उससे मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो बोलता है कि मैं आपको पहले से जानता हूँ। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डेजा व्यू बोलते हैं। फिर चेमस व्यू क्या होता है कि जो इट इज़ फीलिंग ऑफ अनफेमिलियरिटी विथ द फेमिलियर सर्कमस्टांस। इसके अंदर जो फेमिलियर सर्कमस्टांस होती है उसको अपन अनफेमिलियर की तरह ट्रीट करना, वो क्या कहलाता है, जामास व्यू कहलाता है। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन, यानी कि किसी व्यक्ति को उसके खुद के ऑफिस में ले जाने पर वह उस ऑफिस में जाने के बाद वो बोलता है कि मैं इस जगह को नहीं जानता, मैं इसको कभी पहले देखा ही नहीं है। लेकिन उसमें क्या हो, एक्चुअली में क्या होता है कि वो उसका खुद का ऑफिस होता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो उस ऑफिस को अपने को वो पहचानने से मना करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जामास व्यू बोलते हैं। ठीक है। ये दो टर्म थी, इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो थे अपने माइंड्स और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब अपन जो अपना नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना मेंटल डिसऑर्डर के बारे में,
जो मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, और जो मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या आगे अपन देखेंगे सारा सब कुछ। तो जो अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आगे के लिए थैंक यू।